ख़वातीन हज़रात, मैं तमाम इंतज़ामिया ख़ासकर मुनिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने इतने खूबसूरत मजलिस में हमें बोलने का मौका दिया, और वो भी आसमा के हवाले से, क्योंकि मेरी तो इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन रही है आसमा से। और आज जब आप 80th अमेंडमेंट के हवाले से, यकीनन उसकी अपनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि जो 80th अमेंडमेंट है, लोग बहुत इजी लेते हैं इसको कि ये 18वीं तरमीम हो गया। ये 18वीं तरमीम के पीछे एक पूरी 50 साल की जद्दोजहद है। ये ऐसा ही पास नहीं हुआ है। मैं यकीनन खासकर आसिफ अली जरदारी का और मेनली रजा रब्बानी का यकीनन शुक्रगुजार है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया। मुझे याद है कि 80th अमेंडमेंट पास होने के बाद एक डेलीगेशन में जब हम इंडिया गए तो उस डेलीगेशन को हेड भी आसमा कर रही थी। जब इंडिया के पार्लियामेंटेरियन से हमारी इंटरेक्शन हुई तो जब हमने 172 की बात की तो उनको यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी अमेंडमेंट हो सकती है। वो बिलीव ही नहीं कर रहे थे। मगर एक बात मैं यहां जरूर कहूंगा, अख्तर साहब सही बोलते हैं, इसमें और अमेंडमेंट करने की जरूरत है। मगर जिस मुश्किल में हमने वो 9 महीने गुजारे जहां 80th अमेंडमेंट हम पास कर रहे थे, वो हम वहां जो मेंबर थे हमें पता था कि हमारा क्या हाल है और किन किन लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, काफ को 80th अमेंडमेंट पे कन्विंस करना कोई आसान काम नहीं था। बहुत मुश्किल मरहला था, मगर हमने कर ली। मैं एग्री करता हूं अफराज साहब से कि अगर ये 18वीं तरमीम उस वक्त होती तो बांग्लादेश नहीं बनता। मगर यहां पे जो फोर्सेस पहले दिन से उन्होंने इसको कबूल नहीं किया, 18वीं तरमीम को कबूल नहीं किया। देखिए, इस मुल्क में अगर आप फौज को लेते हैं तो उसने कभी जमहूरियत को भी तस्लीम नहीं किया। और अब भी मेरी राय है कि यहां पे पार्लियामेंट मौजूद है, सेनेट चल रहा है, कौमी असेंबली मौजूद है, अदलिया काम कर रहा है, मगर हम एक खामोश मार्शल में रह रहे हैं। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। आज मैंने पहले भी कहा है, मैं खासकर सियासी जमातों को कहता हूं कि आपको अब पॉलिटिकली एक डिसीजन लेना होगा। क्या हम इस खामोश मार्शल में जिंदा रहें, कोई बात ना करे? मेरी तो बिल्कुल राय यह है कि ये जो खामोश मार्शल इस मुल्क में इस वक्त लगा हुआ है, ये अयूब खान, याह्या खान और मुशर्रफ के मार्शल से बदतर मार्शल है। आज हुक्म क्या है कि सियासी जमायतें सियासत करेंगी, उनका बयानिया वही होगा जो GHQ का है। सहाफी वही लिखेगा जो वो चाहेंगे, एंकर्स वो बोलेंगे जो वो चाहेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे
आप मिसिंग होंगे। अयूब खान के जमाने में लोग गिरफ्तार होते थे, हर किसी को मालूम था फलाना जेल में पड़ा हुआ है। जियाउल हक आया, उसने कोड़े का इजाफा कर दिया, मगर तब भी 4 कोड़ों के बाद वो जेल में पड़ा था, उसकी फैमिली को मालूम था वो किधर है। मगर आज टेररिज्म के नाम पे अगर आप बात समझ नहीं जाते, आप बात सुनते नहीं है, तो आपको मिसिंग नहीं किया जाता है, आपके किसी बच्चे को उठाया जाता है, आपसे भांजे को उठाया जाता है, आप क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, ये कम मार्शल लॉ है? मेरी गुजारिश है, काश इन हालात में आसमा जिंदा होती, क्योंकि अब भी एक ब्लंट सीधी बात करने की जरूरत है इस मुल्क में, जिस तरह आसमा करती थी। इस खामोश मार्शल लॉ को सहते सहते तमाम पार्टियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं पॉलिटिकल पार्टीज को वाज़े तौर पे कहना चाहता हूं कि इसको सहते सहते आप लोग सब तक जाओगे। मेरी गुजारिश है, पॉलिटिकली हमें रियलाइज करना चाहिए, इस खामोश मार्शल लॉ का मुकाबला करना चाहिए। मसलन हमारे वजीर आजम साहब सऊदी जाते हैं, वो फैसला करके आते हैं, मैं रिकॉर्ड सऊदी के हवाले कर रहा हूं। अभी इनका दूसरा बयान आया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कि जी IMF के सिवाय कोई चारा नहीं है, तो हम NFC अवार्ड को कट करेंगे। मेरी गुजारिश है, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोच हो रही हैं, बहुत सी चीजें इंक्रोच हो चुकी हैं, बहुत तोड़ा बचा है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने, सिविल सोसाइटी ने उठने की कोशिश नहीं की, मुकाबले की कोशिश नहीं की, तो सिर्फ इस मुल्क में खादिम रिजवी रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच।